दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सारा का सारा चैप्टर आप पर डिपेंड करता है कि जब आप फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से जान लो तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। और अगर आप फ्लावर को नहीं जानते हो, उसके टर्म्स को नहीं जानते हो, तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले फ्लावर चैप्टर को पढ़िए, देन आप पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़िए। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है कि अगर एक फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस जर्नी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो अब ये जो पॉलिनेशन है भाई, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए तो पॉलिनेशन 3 तरीके से हो सकता है, जैसे कि ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और एलोगैमी। ऑटोगैमी टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट का कोई फ्लावर है, ठीक है, मतलब एक फ्लावर है, उसी का स्टिग्मा है और उसी का एंथर है। ठीक है, इसी के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके गिर जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटोगैमी टाइप से पॉलिनेशन। ओके, अब गाइटेनोगैमी कब होता है? तो गाइटेनोगैमी प्रोसेस तब होती है जब फ्लावर का जो प्लांट है वो तो सेम हो, एक ही प्लांट है, उसमें से एक फ्लावर ये हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, 2 फ्लावर के बीच जब इस तरह की प्रोसेस होती है तो उसको बोलते हैं गाइटेनोगैमी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, एक फ्लावर से के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर गया है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको बोलते हैं गाइटेनोगैमी। ठीक है, गाइटेनोगैमी। एक लास्ट प्रोसेस और होती है एलोगैमी की। एलोगैमी कंडीशन तभी आती है जब 2 डिफरेंट प्लांट हो। ठीक है, देखो 2 डिफरेंट प्लांट तो यहाँ पर होंगे, बट एक कंडीशन है, ये दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज के होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर ये वाला जो प्लांट है वो पपाया का है, तो ये भी प्लांट पपाया का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लांट का निकला हुआ पॉलन ग्रेन मीन्स एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन वे होता है वो कहलाता है एलोगैमी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलोगैमी। अब ये जो एलोगैमी कंडीशन है ये कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीरोगैमी की भी कहलाती है। ठीक है, तो आपको टर्म ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए पॉलिनेशन के। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं अगर हम जनरली देखें, तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब खुद से ही कर लो। एक प्लांट है, उनके फ्लावर आपस में ही अपने पॉलन ग्रेन का लेन देन कर लेते हैं, मतलब अपने पॉलन ग्रेन को अपने ही प्लांट के किसी न किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरा देते हैं। इस तरह का जो पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन में देखो दोनों तरीके आ जाएंगे। एक तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा गाइटेनोगैमी, और एक हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, सॉरी, एक हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी कंडीशन और गाइटेनोगैमी कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन आ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन में। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन सी आएगी? एलोगैमी, जब डिफरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये होता है पॉलिनेशन का टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एडवांटेज, उसके क्या एडवांटेज है? अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा एक सेम प्लांट है, सेम प्लांट की ही फ्लावर के बीच में इस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमको कोई एजेंट की, मतलब किसी से कहने की जरूरत नहीं होती कि भाई मेरा पॉलन ग्रेन अदर प्लांट की किसी स्टिग्मा पर पहुँचाना है। ठीक है, वो सेम प्लांट है तो वहीं पर पॉलन ग्रेन जाकर इधर से उधर गिर जाते हैं या फिर सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा होता है प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर। ये जो एडवांटेज है आपको ये
एडवांटेज में भी देखने को मिलेगा और डिसएडवांटेज में भी देखने को मिलेगा। एडवांटेज में अभी बात कर रहे हैं हम, तो जो पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, मतलब कि अब सेम प्लांट के ही फ्लावर से इस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है, मीन्स ऐसा ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो कोई डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर उस सीड में नहीं आएंगे जो सीड बनने वाला है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन वही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, प्रिजर्व रहते हैं। फिर लेस पॉलन वेस्टेज, भाई यहाँ पर पॉलन की वेस्टेज बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? कि जब जब हमको पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचाना होता है, तो वहाँ पर कई सारे एजेंट्स बीच में होते हैं और उनके थ्रू जब काम करवाया जाता है, एजेंट्स मतलब विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, तो इनके थ्रू जब हम पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो विंड के थ्रू हमें पहुंचाना है, तो विंड में अब एक पॉलन ग्रेन तो उड़ के जब जाएगा तो वो कहीं भी गिर सकता है, जरूरी नहीं वो स्टिग्मा पर हिट करे जाकर। ठीक है, और अगर हिट भी कर गया तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लांट का स्टिग्मा हो। ओके, तो वहाँ पर कंडीशन जो है दूसरी हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं, तब जाके कहीं 2-4 पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर हिट करते हैं जाके, यानी कि पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो पाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम पॉलन ग्रेन की वेस्टेज होती है। एक फ्लावर में अगर कुछ ही पॉलन ग्रेन है तो वो भी मतलब उनकी श्योरिटी ज़्यादा है कि वो स्टिग्मा तक पहुँच जाए। ठीक है, वो सेम प्लांट में, इसलिए। नेक्स्ट है फास्टर एंड मोर सर्टेन, भाई फास्टर होते, ये जो पॉलन ग्रेन है उनको किसी तरह की कोई जर्नी नहीं करनी पड़ती इधर से उधर तक, बहुत दूर किसी अदर प्लांट के तक जाकर नहीं वेट करना पड़ता है, या किसी एजेंट का वेट नहीं करना पड़ता कि जब हवा आएगी तब मेरा पॉलन ग्रेन उड़ेगा और फिर किसी अदर प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई उनको वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, बहुत फास्टर होती है। जैसे ही ओवरी मैच्योर हो गई, जैसे ही स्टिक जो एंथर है वो मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए, वैसे ही एक दूसरे में वो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, यूजफुल इन स्टेबल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो है एक जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा स्टेबल बना रहता है, यूजफुल वही रहता है। ठीक है भाई, देखो उनको विंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्पेशल टाइप के वाटर की या फिर इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब इंसेक्ट आएंगे, एक साल में एक बार इंसेक्ट आते हैं तब वो पॉलिनेशन करेंगे, है ना, तो वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट का यूजफुल यहाँ पर दिखाई देता है। फिर देखो अब हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में देखो अभी हमने बताया था आपको कि ये एडवांटेज में भी आता है, पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं, और ये डिसएडवांटेज में भी आएगा। अभी हमने पढ़ा एडवांटेज में पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे नो न्यू वैरायटीज, भाई पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं, वो नहीं हटते हैं, तभी तो आपको कोई अदर वैरायटी नहीं मिलती है, किसी अदर प्लांट का नया कैरेक्टर निकल कर नहीं आता है, इसलिए आपको सेम वही पेरेंटल कैरेक्टर वही जनरेशन बाय जनरेशन चले आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन में आपको कोई अदर वैरायटी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। इवोल्यूशन हमेशा ये एक चेंज मांगता है। ठीक है, एक नई नई वैरायटी आती रहे, एक चेंज मांगता है। ओके, तो वीकर ऑफ स्प्रिंग्स लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर जो पेरेंटल कैरेक्टर को लेकर अगर आगे बढ़ रही है जनरेशन, तो वो उसमें जब नई वैरायटी नहीं आएगी, तो एक तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बहुत लेस है, बहुत कम है। और जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो उनके बेबी प्लांट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वीकर होते जाएंगे आगे चलकर। ठीक, अब व्हेन कम सेल्फ पॉलिनेशन अकर, कब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, तो उसके लिए देखो कुछ कंडीशंस होती हैं फ्लावर की जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। जैसे कि फ्लावर बाईसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर बाईसेक्सुअल नहीं होगा तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। जैसे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर में मेल भी पार्ट हो और फीमेल पार्ट भी हो, या फिर पूरा पूरा प्लांट ही,
जिसमें फ्लावर मेल भी हो और फीमेल भी हो, दोनों तरीके के हों। ठीक है, तो बाईसेक्सुअलिटी एक कंडीशन है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ज़रूरी है। बाईसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? बाईसेक्सुअलिटी का मतलब है कि वहाँ पर एक फ्लावर में मेल पार्ट भी हो यानी एंथर्स भी हो, स्टेमन्स भी हो मीन्स, और फीमेल पार्ट भी हो यानी ओवरी, उसका स्टिग्मा भी हो। ठीक है, तभी वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों होने के साथ साथ वहाँ पर मैच्योर भी एक साथ हो। ऐसा ना हो कि मेल किसी टाइम पे मैच्योर हो रहा है और फीमेल फिर किसी टाइम पे मैच्योर हो रही, दोनों जब सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तभी जाके उनमें पॉलिनेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, मान लो अगर एंथर पहले मैच्योर हो जा रहे हैं, स्टिग्मा उसके लिए अभी मैच्योर नहीं है, तो वहाँ के जो पॉलन ग्रेन है निकल कर स्टिग्मा पर करेंगे भी क्या? ठीक है, स्टिग्मा तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, वो मैच्योर ही नहीं हुई है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो होमोगैमी जरूर होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब नो फिजिकल बैरियर। ठीक है, अब हम बात तो कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, यानी कि एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है या फिर एक ही प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन निकल कर उसी प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो वो जो कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर मान लो अगर कोई फिजिकल बैरियर हो, बैरियर मतलब कि कुछ ऐसा वहाँ पर स्ट्रक्चर हो जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ना पहुँच सके, तो इस तरह का अगर फिजिकल बैरियर है फ्लावर में तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन रुक सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है, बाई सेक्सुअलिटी, होमोगैमी और नो फिजिकल बैरियर। इस तरह की कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन पूरा का पूरा पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स pollen moving from one plant to another of सेम स्पीसीज, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में के स्टिग्मा तक जाएंगे। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ही प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, तभी वहाँ पर पॉलिनेशन पॉसिबल है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है? तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर क्या एडवांटेज हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थियर ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, यानी कि इनके जो भी बेबी प्लांट्स होंगे वो अपने पेरेंटल प्लांट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्दी होंगे। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी डिफरेंट लेके आएंगे, और डिफरेंट वैरायटी तभी आएगी जब वहाँ पर नए नए कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, नए नए पेरेंट के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड न्यू वैरायटीज़, यानी कि नई नई वैरायटीज़ आएंगी, उनमें पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल। ठीक है, इम्प्रूव्ड सीड क्वालिटी, ऑफकोर्स सीड क्वालिटी इम्प्रूव होगी जब उनमें नए कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, एक नए पेरेंट्स के कैरेक्टर आएंगे तो वहाँ पर सीड क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पर देखो कोई ख़ास डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है पॉलन जो है यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वेस्ट होती हैं, यानी कि मान लो विंड पॉलिनेशन हुआ तो वहाँ से जब फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो वो बहुत नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन निकल कर, एक लार्ज नंबर के पॉलन ग्रेन निकल कर उड़ेंगे और उड़ के कहीं कुछ ही वहाँ से 2-3% हिट कर पाएंगे किसी स्टिग्मा पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन की वेस्टेज है। ठीक है, और जो और क्या हो सकता है? जो हमारा नेचर है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। ठीक है, वैसे कि जो मेन जो डिसएडवांटेज है, आप लोग ये ध्यान रखो कि पॉलन ग्रेन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और इन लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है अपने एजेंट्स पर।
ओके, तो इतना आप ध्यान रखो। फिर हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंस की। इन दोनों के बीच में कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है। आप लोगों ने अगर डेफिनेशन समझ ली है अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको समझने में। तो सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन पॉलिन विद द सेम फ्लावर। ठीक है, पॉलिन का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर वो एक सेम प्लांट में होता है, सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है इस तरह का जो ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर, नो नीड एक्सटर्नल एजेंट, उनको किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना विंड की ना वाटर की, किसी की नहीं, इंसेक्ट की भी नहीं, वो अपने से ही पॉलिनेशन कर लेते हैं। बट क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, बर्ड कह सकते हो, इंसेक्ट कह सकते हो, सभी एनिमल में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहेंगे, बट यहाँ पर जेनेटिक वैरायटीज़ चेंज होंगी और इंक्रीज एडाप्टेबिलिटी, यानी कि जब नई नई वैरायटीज़ आएंगी तो एडॉप्ट जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा आएगी ऑफ स्प्रिंग्स में और नई नई वैरायटीज़ आएंगी। इसके बाद न्यू वैरायटीज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, नई वैरायटी कहीं से प्रोड्यूस नहीं होने वाली है सेल्फ पॉलिनेशन में, बट क्रॉस पॉलिनेशन में न्यू वैरायटीज़ कैन बी डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है, फिर देखो कंडीशन दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमने क्रॉस पॉलिनेशन जान लिया है, यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर में जो कि यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, डाइकोगैमी हो सकता है, सेल्फ स्टेरिलिटी हो सकता है, हर्कोगैमी हो सकता है, हेट्रोस्टाइली हो सकता है। तो ये जो कुछ कंडीशन हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी जो फ्लावर है उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, अब आप ही सोचो अगर किसी फ्लावर में या कोई प्लांट है वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल है, जैसे पपाया है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इनमें पाम में भी ऐसा ही होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं, मेल फ्लावर में एंथर होता है, बट फीमेल प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनमें स्टिग्मा होता है, यानी ओवरी होती है। तो यहाँ पर बताओ आप कैसे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, जब प्लांट ही अलग हैं, उनकी सेक्सुअलिटी ही अलग अलग, दो अलग अलग प्लांट्स में है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो पपाया है, पाम है। अब बात करेंगे डाइकोगैमी, ये दूसरा कैरेक्टर है। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि मेच्योरेशन जो पावर है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है मेल किसी प्लांट में पहले मेच्योर हो जाता है, फीमेल नहीं मेच्योर हो पाता, और किसी किसी प्लांट में फीमेल पहले मेच्योर हो जाता है, मेल नहीं मेच्योर होता। अब जब दोनों की टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन जाती है क्रॉस पॉलिनेशन की, वहाँ पर दोनों सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक ही फ्लावर है, एक ही में स्टिग्मा भी है यानी फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है यानी एंथर भी प्रेजेंट है, बट दोनों की जो मैच्योर होने की जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम डाइकोगैमी। और डाइकोगैमी में जब एंथर पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलेंगे प्रोटोएंड्री, और जब जो गाइनोसियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल अगर हम बता दें तो आप लोगों को तो जो प्रोटोगैमी का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा सनफ्लावर, और जो गैमी का एग्जाम्पल है ये प्रोटोएंड्री का हो गया। ये प्रोटोगैमी का अगर एग्जाम्पल लें तो हम पीपल एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ट्री है जहाँ पर डाइकोगैमी देखने को मिलती है। फिर आते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम सेल्फ इनकम्प्लीटेबल है। सेल्फ इनकम्प्लीटेबिलिटी मीन्स अगर किसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, दोनों प्रेजेंट है।
ठीक है। लेकिन एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पर हिट भी किया, और हिट करने के बाद वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं है उस पॉलन ग्रेन में। इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब है वो निकाल कर लेके आए और यहाँ अंदर ओव्यूल के अंदर चला जाए, ठीक है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो वहाँ पर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही काम करेगा। मान लो एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो फर्टिलाइजेशन करने लायक नहीं है, यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, उतना स्टेमिना नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। यानी pollen from the same plant cannot fertilize its own ovule. It's a mechanism to promote outbreeding, ठीक है। आउटसाइड ब्रीडिंग को इस तरह की कंडीशन मैकेनिज्म प्रमोट करती है। जैसे एग्जांपल सनफ्लावर, इसमें जो सनफ्लावर की जो रे फ्लावर्स होते हैं और वो जो होते हैं कैपेबल नहीं होते हैं, और लोटस है, ऑर्किड्स है, इस तरह के प्लांट है जहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी एक तरह की ऐसी कंडीशन है जो फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि फ्लावर में एक स्ट्रक्चरल बैरियर ही कुछ इस तरह का होता है जिससे उन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल हो पाता। हर्को वर्ड का मीनिंग ही होता है बैरियर। बैरियर मतलब वहाँ पर आप बैरियर लगा दो, वहाँ पर रुकावट कुछ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बैरियर जब पाया जाता है तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो स्टाइल है, एक ओवरी की स्टाइल है एक फ्लावर में, वो बहुत ही लंबी है और एंथर रह गए हैं नीचे। तो एंथर के जब पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो वो तो ऐसे नीचे आएंगे ना, वो ऊपर जाके स्टिग्मा पर कैसे हिट कर पाएंगे। तो एक तरह का फिजिकल बैरियर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टाइल है वो लॉन्ग है और स्टेमन भी लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो शॉर्ट है और एंथर जो है लॉन्ग है, तो हो सकता है जो इसके पॉलन ग्रेन है निकल कर इधर उधर उड़ जाए, वो ठीक इसके ऊपर ना गिर पाए। तो इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरल बैरियर आते हैं, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हर्कोगेमी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड और आता है हेट्रोस्टाइली, ठीक है। तो हेट्रोस्टाइली वर्ड का मतलब होता है जो स्टिग्मा एंड एंथर आर डिफरेंट हाइट। स्टिग्मा और एंथर दोनों ही डिफरेंट हाइट पर होते हैं जब, तो इस तरह की कंडीशन को हेट्रोस्टाइली कह सकते हैं। आप इन दोनों को सेम कह सकते हो, लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंस बता दें, हर्कोगेमी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चरल बैरियर हो सकता है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम स्टाइल की बड़े और छोटे की उनकी हाइट के बारे में कंपेयर करें। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चरल बैरियर हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम हर्कोगेमी। बट अगर सिर्फ और सिर्फ इनकी स्टाइल के हाइट को लेकर बैरियर बन रहा है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोस्टाइली। यहाँ पर देखो लॉन्ग स्टाइल है और शॉर्ट एंथर है, और यहाँ पर शॉर्ट स्टाइल है और लॉन्ग एंथर है। तो इस तरह की जो कंडीशन देखने को मिलती है, वो जो आपको है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टाइल देखो कितनी लंबी है और इनके जो स्टेमन्स हैं वो छोटे छोटे से रह गए हैं, और यहाँ पर स्टाइल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जो इसके स्टेमन्स हैं वो ऊपर के साइड पे लगे हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्टाइली। जो एग्जांपल्स हैं इसके आप देख सकते हो, प्राइम रोज है और ऑक्सलिस है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इनको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे इनका पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो ये एजेंट कौन से होते हैं तो ये जो एजेंट होते हैं ना, ये एजेंट इनके वेरी कॉमन, अगर एजेंट की बात करो तो इंसेक्ट है और विंड है, बहुत कॉमन है। बट पॉलिनेशन और भी
एजेंट से के साथ काम करता है, जैसे कि एनिमल्स कोई हो सकता है, बर्ड है, या फिर वाटर हो सकता है, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन इंसेक्ट और विंड है। यहाँ पर आप देखो ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर बैट है, ये भी पॉलिनेशन कर सकता है, यहाँ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनके थ्रू पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। अब ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं एंटोमोफिलस। इस तरह के फ्लावर को हम एंटोमोफिलस बोलते हैं। और इस तरह के जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इस तरह से बना होता है, इस तरह का होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि जो फ्लावर है ना इसका बहुत बड़ा सा होगा, लार्ज फ्लावर होगा, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और इंसेक्ट को अपने ऊपर बैठने की जगह देगा, है इंसेक्ट तो स्पॉट वहाँ पर अच्छे से बैठ सके। ठीक है, दूसरी बात, फ्लावर जो होगा बहुत ब्राइट कलर का होगा, खूबसूरत सा दिखेगा, दूर से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको फुल अटेंशन मिलेगी वहाँ पर आकर बैठने के लिए। ठीक है, देन थर्ड जो कैरेक्टर होगा वहाँ पर सेंटेड फ्लावर होगा। फ्लावर अगर मान लो उस साइड नहीं देख पाता है कि बहुत बड़ा फ्लावर है, बहुत ब्राइट कलर का है, तो वो उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होगी उस फ्लावर की, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, वहाँ पर जाकर बैठेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इंसेक्ट को चाहिए होता है नेक्टर। है, नेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रीज से निकलने वाले नेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, जिसको बर्ड्स है या इंसेक्ट है कलेक्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने बेबीज़ के न्यूट्रिशन के लिए। तो ये जो नेक्टर्स होते हैं, नेक्टर्स को ढूंढने के लिए वो इधर उधर फ्लावर में बैठते हैं, और वो नेक्टर्स अगर फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो उनके पास, उस फ्लावर के पास वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है कि अगर किसी फ्लावर के पास नेक्टर्स होंगे तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। स्टिकी एंड स्पाइनी पॉलन ग्रेन, इनका जो पॉलन ग्रेन होगा चिपचिपा सा होगा या फिर कांटे वाला होगा, कि तुरंत ही जैसे कोई इंसेक्ट आकर बैठता है वहाँ पर तो उसकी बॉडी के किसी पार्ट पर चिपक जाए। ठीक है, और स्टिकी स्टिग्मा, इनकी स्टिग्मा भी बहुत स्टिकी होती है, कि अगर कोई एन पॉलन ग्रेन को लेकर इंसेक्ट आया है, उसकी स्टिग्मा पर बैठा है, तो जस्ट उसका जो स्टिग्मा है उनके पॉलन ग्रेन को अपने पास चिपका लेता है। ठीक है, स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ही होता है एंटोमोफिलस फ्लावर का, जिससे वहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन प्रमोट होता है और इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, जो विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनको बोलते हैं हम एनोमोफिलस। जो एनोमोफिलस फ्लावर होते हैं उनका भी कुछ इस तरह का फिजिकल कैरेक्टर होता है, फिजिकल फीचर्स होते हैं फ्लावर में, जिसकी वजह से वो विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे कि स्मॉल फ्लावर होगा, जो बहुत छोटा सा फ्लावर होगा, उसको कोई ब्राइट कलर नहीं होगा, नॉट ब्राइट, और कोई उसमें सेंट नहीं होगी, कोई उसमें खुशबू नहीं होगी, है, तो बिल्कुल बुझा बुझा सा, बिल्कुल फेड कलर का फ्लावर, छोटा सा फ्लावर होगा, है, बिना सेंट का फ्लावर होगा, छोटा सा होगा, है, क्योंकि उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, उसको सिर्फ उसका एक मोटो है कि वो हल्का फुल्का फ्लावर हो, छोटा सा, बिना सेंट का, जिससे उसके जो पॉलन ग्रेन है आराम से वो उड़कर चले जाएं। ठीक है, फ्लावर को उनको ब्राइट बनाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है जब। ठीक है, और यहाँ का जो स्टेमन होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, बिल्कुल पेंडुलम की तरह लॉन्ग, बिल्कुल हिलता हुआ होता है इनका जो एंथर होता है, जिससे जैसे ही विंड आती है, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ वो उड़कर चले जाए। ठीक है, उसके जो पॉलन ग्रेन से उड़कर चले जाए। लॉन्ग और लूजली अटैच्ड होते हैं एंथर, ईजिली मूव कर जाए विंड के साथ। ठीक है, इसीलिए ईजिली मूव कर जाए। ठीक है, और प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन लार्ज क्वांटिटीज। अब यहाँ पर देखो, लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन इनको प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि विंड के थ्रू ये पॉलिनेशन हो रहा है। विंड के साथ जब बहुत सारी नंबर्स में पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएंगे, तभी कहीं कुछ ना कुछ परसेंट वहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँच पाएगा। ठीक है, और पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए,
लाइट और ड्राई, ठीक है, बहुत लाइट वेट होना चाहिए, सूखे सूखे से होना चाहिए, तभी वो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ सकेंगे। फेदरी स्टिग्मा, जिनका स्टिग्मा होता है इस तरह के फ्लावर का, वो भी फेदरी होता है, फेदर्स लगे होते हैं जिससे हवा में उड़ते हुए इस पॉलन ग्रेन को वो कैप्चर कर सके, अपने पर चिपका सके। ठीक है, तो इस तरह के फ्लावर होते हैं एनोमोफिलस फ्लावर, ठीक है, जो कि विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलस। देखो सबके नाम जो है ना, ये आपको थोड़ा सा समझ के पढ़ना होगा। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एनिमो का मतलब होता है विंड, और एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट। ठीक है, तो इनके नाम भी उसी के हिसाब से दे रखे हैं, तो आपको समझ के पढ़ोगे तो इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की, जो कि हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं। अब इनके जो फ्लावर होते हैं ना, उनमें कोई बहुत खास कैरेक्टर नहीं होता है, कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने होते हैं इसमें भी, क्योंकि पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होता है ना, यहाँ पर पॉलन ग्रेन ऐसे छोड़ दिए जाते हैं वाटर स्ट्रीम में, और वाटर स्ट्रीम में ही वो ऐसे तैर के चले जाते हैं, किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाकर हिट कर जाते हैं। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वहाँ पर भी पॉलन ग्रेन ज़्यादा नंबर में होना चाहिए, तभी जाकर कुछ ना कुछ परसेंटेज जाकर स्टिग्मा पर हिट करेगा, बाकी जो पॉलन ग्रेन होंगे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए पॉलन ग्रेन को, क्योंकि वाटर में के थ्रू आराम से उनको तैरना है। और जो फीमेल की जो स्टिग्मा है वो इलोंगेटेड होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, और इफ़ेक्टिवली कैच कर सके पॉलन की तैरते हुए पॉलन को, इस तरह की कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हाइड्रोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो है ये जो वेलिसनेरिया का प्लांट दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेलिसनेरिया का प्लांट है। यहाँ पर लंबी लंबी सी लीव्स होती हैं, नीचे ये इस तरह से यहाँ पर किसी सबस्ट्रेटम में अटैच्ड होते हैं, इनका जो रूट है, और यही नीचे के साइड पे ये फ्लावर होते हैं फीमेल फ्लावर, सॉरी मेल फ्लावर। ठीक है, यही मेल फ्लावर से ही पॉलन ग्रेन निकल कर इस तरह से ऊपर तैरते रहते हैं, और ऊपर एकदम टॉप पोजीशन पे फीमेल फ्लावर होते हैं, यानी कि एकदम सरफेस पर फीमेल फ्लावर होते हैं, नीचे के साइड पे बॉटम पे मेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो यहाँ पर तैरते हैं, और जिसको ईजिली फीमेल फ्लावर कैप्चर कर लेता है, और क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा जो एग्जाम्पल है मेज़ का, एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। मेज़ में आपने देखा होगा, मेज़ के फ्लावर को आप ध्यान से देखिए। अभी अच्छा बात करते हैं, मेज़ के फ्लावर की बात करते हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर और इंसेक्ट पॉलिनेशन की हम अलग से बात करते हैं। ठीक है, चलिए इंसेक्ट पॉलिनेशन जैसे हम देखिए तो आपकी बुक में दे रखा है, स्वीट पी का एग्जाम्पल दे रखा है ना। तो स्वीट पी में जो बनावट होती है, फ्लावर की जो बनावट होती है उसमें ना इस तरह का फ्लावर होता है, और उनमें इस तरह से स्टेग्मा लगा होता है, और एंथर्स इस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से करके एंथर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर ना इंसेक्ट जो है अगर आकर बैठता है, यहाँ पर इंसेक्ट आकर बैठता है, उसके एंथर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब यही जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट के, यानी कि किसी अदर पी प्लांट के फ्लावर में जाकर बैठेगा, तो वहाँ पर अपने पॉलन ग्रेन को छोड़ देगा, जिससे इसकी स्टिग्मा पर जाकर वो चिपक जाएगा। ठीक है, अब इस तरह की जब कंडीशन हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। स्वीट पी में है, स्वीट पी में जो फ्लावर होता है बिल्कुल ब्राइट कलर का होता है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा होता है, बिग फ्लावर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, इंसेक्ट नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो ये लोग बैठे नहीं रहते हैं। इन लोग के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कर पाएँ। ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को ये लेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन किसी वजह से नहीं हो पाया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो फ्लावर है ब्राइट कलर का होता है और लार्ज होता है फ्लावर, और जब भी इनके नेक्टर्स भी होते हैं, नेक्टर्स को और ब्राइटनेस को देखकर अट्रैक्ट होता है जो इंसेक्ट है, और वो आकर इस पर बैठता है, और जिससे इनकी जो
पॉलन ग्रेन है वो इंसेक्ट के पास चिपक जाते हैं, उनकी बॉडी में चिपक जाते हैं, और जब भी ये कभी अदर किसी स्वीट प्लांट पीप के प्लांट में फ्लावर में जाकर बैठता है तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हो जाता है। और अगर इंसेक्ट नहीं आया है तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी यहाँ पर पॉसिबल होता है। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अलग से स्वीट पी का अलग से पॉलिनेशन पूछा है। अब देखो विंड पॉलिनेशन जो कि एनिमोफिली कहलाता है, इसका एग्जांपल है मेज़। ठीक है, मेज़ को आप देखोगे तो मेज़ का जो फ्लावर होता है ना, आपने कभी देखा होगा तो कोई उसमें ब्राइट कलर नहीं होता है, ऐसी सूखा सा फ्लावर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है इस तरह का। ठीक है, ये आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। और ये जो नीचे की साइड पे फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है, ये आपको मैग्नीफाई करके दिखाया गया। तो फीमेल फ्लावर में आप देखोगे, जब आप कॉर्न देखते हो, मेज देखते हो, तो ऊपर की तरफ इस तरह से ये ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई देता है ना। और जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फेदर्स। अब यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकलता है, विंड के थ्रू उड़ के चला जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इसके बहुत ही ड्राई होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, और बहुत ढेर सारे लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन निकलते हैं यहाँ से और हवा के थ्रू उड़ के जाते हैं, और किसी फीमेल फ्लावर में जब टकराते हैं तो इस तरह के फेदरी स्टिग्मा में जाकर रुक जाते हैं, जिससे उनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन कैरी हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेज़ में। अब मेज़ में आप स्ट्रक्चर को और ढंग से देख सकते हो। यहाँ पर ये हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, ये है मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में अब देखो, मेल में भी एक सिंगल वाले को उठाओगे आप तो ये सिंगल वाला है। ठीक है, मेल में ये सिंगल एंथर हो गया, सिंगल मतलब फ्लावर हो गया, और फ्लावर में कई सारे एंथर्स हैं। अब इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और विंड के थ्रू उड़ा। अब देखो आप, एक ही फ्लावर में कितने सारे एंथर्स हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे इससे पॉलन ग्रेन होंगे। अब उड़ के गया वो, उड़ने के बाद फिर जब वो फीमेल फ्लावर के में टकराएगा, ठीक है, इसी प्लांट में नहीं, किसी अदर प्लांट में इस पर टकराएगा, तो यहाँ पर जो इसकी स्टिग्मा है, स्टाइल है, बहुत सिल्की है। इसमें सिल्क लाइक बिल्कुल धागे जैसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा आपको, जो कि मेल जो पॉलन ग्रेन आया है उसको अच्छे से कैप्चर कर लेगा, अपने में चिपका लेगा, फंसा लेगा। ठीक है, जिससे आसानी से पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देखो आप, एडॉप्टेशन किस तरह से एडॉप्टेशन हो रखा होता है किसी मेज के प्लांट का। तो यहाँ पर देखो, ये सिल्क लाइक आपको दिख रहा है। किसी भी भुट्टे के ऊपर के साइड पे आप देखोगे सिल्क लाइक धागे दिखाई देते हैं। उसकी जो स्टिग्मा है वो उसकी एक लंबी सी स्टाइल है, और स्टिग्मा है फेदरी स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लाइट वेट पॉलन ग्रेन ईजिली विंड के थ्रू कैरी हो जाते हैं और इसमें कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग सिल्की स्टिग्मा इसमें एक्सपोज होती है। ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन ईजिली कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, ये एडॉप्टेशन है इसका एनिमोफिलस फ्लावर के लिए। फिर देखो, इसे स्पेशल पॉलिनेशन टाइप एक कुछ, अब देखो आपने कौन कौन से पॉलिनेशन पढ़े। विंड पॉलिनेशन पढ़ लिया, वाटर पॉलिनेशन जान गए कौन सा होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन जान गए, और ठीक है, इनके थ्रू पॉलिनेशन जान गए। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, जैसे कि ऑर्निथोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो बर्ड के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कभी कभी छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं जो फ्लावर में आकर बैठती हैं, उनके नेक्टर्स को लेती हैं, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे इंसेक्ट में होता है। ठीक है, एक पॉलिनेशन होता है एलिफोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो एलिफेंट के थ्रू होता है। एक रेफ्लिशिया के फ्लावर में एलिफेंट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिला है। रेफ्लिशिया का जो फ्लावर है ना, वो बहुत बड़े साइज़ में होता है। आपको अगर चेक करना हो तो चैनल में ही चेक करना, रेफ्लिशिया का एक फ्लावर में हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। बहुत बड़ा फ्लावर होता है और दूर तक महक जाती है इसकी। ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लिशिया का, जिसमें पॉलिनेशन सिर्फ एलिफेंट के थ्रू होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन
आर्टिफिशियल वर्ड मतलब जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आप ये समझ लो कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी है वहाँ पर, ठीक है। आर्टिफिशियली उसमें कुछ किया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, मैनुअली ट्रांसफरिंग पॉलिन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से पॉलिनेशन किया जाता है कि पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन है यानी फीमेल पार्ट फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन को हम खुद निकाल लेते हैं और किसी डिजायर्ड प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर डाल देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस तरह की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब हम आर्टिफिशियली जो पॉलिनेशन करते हैं उसका भी एक तरीका होता है, ये होता है इमैस्कुलेशन कहलाता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि अब हम जिस फ्लावर से एंथर को ले जाएंगे, यानी किसी फ्लावर से हमने पॉलन ग्रेन लिया है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचाया है, तो उसके लिए हम एक वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन मतलब मान लो हमने किसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन को लिया और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिया, ठीक है। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि जिस फ्लावर के पॉलन स्टिग्मा पर हमने पॉलन ग्रेन डाला है वो पहले से फर्टिलाइज नहीं था। तो इस श्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जिस स्टिग्मा का यूज़ करना होता है पॉलन ग्रेन के लिए, उस स्टिग्मा से उसके जितने भी मेल यानी स्टेमन्स हैं उन सबको इस तरह से सीजर से कट करके हटा देना होता है, ठीक है। जब उसके जितने भी मेल पार्ट हैं उसको कट करके हम हटा देंगे, सिर्फ वहाँ पर बचेगी ओवरी। और ओवरी वाले फ्लावर को हम उसी तरह से एक बैग के अंदर, एक कागज़ के बैग के अंदर, टिश्यू के बैग के अंदर पैक कर देंगे कि फ्लावर को कोई अदर पॉलन ग्रेन आकर हिट ना कर जाए, तब जाके वो हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए सेफ फ्लावर होता है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन एक वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, द रिमूव एंथर इन यंग फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। देखो मैस्कुलेशन क्या होता है, मैस्कुलाइन मतलब मेल पार्ट है, इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को हटाना, ठीक है। किसी फ्लावर से मेल पार्ट को हटा देना मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम एक किसी अदर प्लांट का पॉलन ग्रेन लेके आएंगे तो हम श्योर रहेंगे कि जिस स्टिग्मा पर हम उस पॉलन ग्रेन को पहुंचा रहे हैं वो हमारे ही पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज्ड हो रहा है। जरूरी ये नहीं हो सकता कि वो पहले से फर्टिलाइज हुआ हो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है स्टेम इमैस्कुलेशन का, जिससे हमें आर्टिफिशियल टाइप के पॉलिनेशन में करना होता है, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप लोग, यहाँ पर अभी हमने बताया था ना आपको कि जो पी प्लांट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। यहाँ पर देखो ये एक फ्लावर है और इसमें ये देखो ये है, ये जा रही है स्टाइल है और उसके स्टेमन्स हैं वो इस तरह से जाते हैं, ठीक। तो अगर मान लो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो इसी के एंथर के पॉलन ग्रेन निकल कर इसके स्टिग्मा तक आ सकते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ पॉलन ग्रेन का, सॉरी पी प्लांट के फ्लावर का। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन। भाई विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब उनके फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं वो डल कलर के होंगे, फ्लावर का जो कलर होगा बिल्कुल डल होगा, कोई ब्राइटनेस नहीं होगी और नेक्टर यहाँ पर नहीं होंगे, कोई सेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है वहाँ पर ब्राइट कलर का होगा फ्लावर, सेंटेड होगा, सेंट होगा कुछ ना कुछ यानी फ्रेग्रेंस होगी कुछ ना कुछ, नेक्टर्स यहाँ पर कुछ होंगे उस फ्लावर में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे। नेक्स्ट है पॉलन की जो क्वालिटी होगी, यहाँ पर विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा है, बट इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए लेस क्वांटिटी में होगा, उसमें इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पॉलन का जो नेचर होता है यहाँ पर स्मॉल छोटा सा पॉलन होगा, लार्ज नंबर में होगा, छोटा सा पॉलन होगा, लाइट कलर का होगा, स्मूथ होगा। बट इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा।
स्पाइनी होगा, अच्छे से वो अटैच हो सके किसी इंसेक्ट में। और स्टिग्मा कैसा होगा, यहाँ पर लॉन्ग होगा, एक्सपोज्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ दिखाई देता हुआ जो स्टिग्मा होगा, जिससे विंड पॉलिनेशन के थ्रू आते हुए पॉलन ग्रेन को वो कैप्चर कर सके। ठीक है, एक्सपोज होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। बट इंसेक्ट पॉलिनेशन में डीप इनसाइड होगा, कोरोला के यानी जो पेटल्स होंगे उसके उसके अंदर की तरफ होगा इसका जो इंसेक्ट का पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो विंड पॉलिनेशन में स्टेमेंस होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे, बट यहाँ पर विद इन कोरोला, मतलब वो जिस इनके कोरोला है यानी कि इनके पेटल्स हैं उनके अंदर होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो विंड पॉलिनेशन का अच्छा एग्जाम्पल है मेज है, ग्रास है, वीट है। और इंसेक्ट का अच्छा एग्जाम्पल सनफ्लावर है, साल्विया है, पी प्लांट है, रोज है, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, अब देखो हम पॉलिनेशन टॉपिक एक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो पॉलिनेशन में हमने कहाँ तक देखा था, पॉलिनेशन में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच जाए, एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो यहाँ तक की प्रोसेस हो गई पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन अंदर जाकर ओव्यूल तक पहुंच जाए, एग तक पहुंच जाए, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये जो पूरी जर्नी होती है, ये फर्टिलाइजेशन के अंडर में आती है। ठीक है, तो आफ्टर pollen has landed on stigma, it grow a pollen tube down through style to ovary, यानी कि जब pollen ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है तो उसके बाद उस pollen ग्रेन में एक pollen ट्यूब बनती है, जो कि वो ग्रो करके कहाँ जाती है, उसके ओव्यूल के अंदर जाती है और ओवरी तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये काम होता है। अच्छा, इसके पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, यहाँ पर जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है तो पहले जो स्टिग्मा होती है वो पहले वो आइडेंटिफाई करती है, वो चेक आउट करती है कि ये जो पॉलन ग्रेन है हमारे ही सेम स्पीसीज वाले प्लांट का है या नहीं। जब वो सेम स्पीसीज वाले प्लांट को चेक कर लेती है, पूरे तरह से समझ लेती है कि हाँ ये हमारे जैसे ही किसी स्पीसीज वाले प्लांट का है, तो वो उसको अंदर आने के लिए एक केमिकल रिलीज करती है, जिससे जो पॉलन ग्रेन होता है उसके आउटसाइड की जो लेयर होती है वो थोड़ी डिजॉल्व होती है, जिससे उसमें से पॉलन ग्रेन निकल कर आता है। ठीक है, यानी पॉलन ट्यूब निकलती है। ठीक, तो अभी अब देखो, अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई कि पॉलन ग्रेन जो है लैंड किया स्टिग्मा पर और अपनी पॉलन ट्यूब को ग्रो किया, कहाँ तक, ओवरी तक ग्रो कर ले गया। ठीक है, अब द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है, ट्रेवल डाउन द पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब की के साथ साथ नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और न्यूक्लियस इन दी ओव्यूल, और वो फर्टिलाइज करता है ओव्यूल के अंदर, वो फर्टिलाइजेशन करता है। और फिर इसको हम ऊपर ले आते हैं जरा। अब फिर क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, कंटेन द प्लांट एम्ब्रियो विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ प्रोसेस दैट ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब देखो, अब आपको हम कहानी बता दें, ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आया, इसने देखा, स्टिग्मा ने चेक किया कि ये पॉलन ट्यूब हमारे ही स्पीसीज का है, तो इसने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया, जिससे ये जो पॉलन है उसके साइड की जो लेयर है, एक्साइन लेयर है, वो थोड़ी डिजॉल्व हुई और उसके अंदर से पॉलन ट्यूब निकला। अब पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि अंदर जाके एग को वो हिट करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट। अब इस ट्यूब के साथ साथ न्यूक्लियस कैरी हो रहा है, यानी मेल गैमेट कैरी हो रहा है, और ओव्यूल के अंदर जैसे एंटर करता है वो एग सेल से फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है उसके बाद फॉर्मेशन होता है सीड का। ठीक है, अब हम और भी कुछ देखेंगे इसमें, पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा बना होता है। तो जो मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है वो डबल लेयर्ड का होता है, डबल वॉल का होता है। ठीक है, इसमें बाहर की जो वॉल होती है उसको एक्साइन कहते हैं, इसके अंदर की वॉल को बोलते हैं एंटाइन, यानी ये जो ऑरेंज कलर की वॉल दिख रही है इसको हम बोलेंगे एक्साइन, और इसके अंदर की जो एक वॉल दिख रही है पतली सी उसको बोलते हैं हम एंटाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक्साइन लेयर ऊपर की, इस तरह से रफ थोड़ी होती है, और फिर इसके अंदर की एंटाइन लेयर जो है ये है, ठीक है, आप समझ गए। अब देखो, अब जो एंटाइन लेयर होती है, एंटाइन लेयर जो है लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, और साइटोप्लाज्म, इसके अंदर पूरा पूरा साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आप देख रहे हो पूरा पूरा साइटोप्लाज्म फिल होता है, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, दो सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। ये जो साइटोप्लाज्म पूरा पूरा होता है ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, यानी टू सेल्स में डिवाइड होता है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है छोटी सी जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव सेल होती है वही बनाती है पॉलन ट्यूब, और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पर्म सेल्स बनाती है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर देखो ये वाली सेल होती है, ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये यहाँ से निकल कर, ये यहीं से निकल कर बाहर पॉलन ट्यूब बनाने लगती है, ठीक है। और पीछे पीछे जो ये जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमीट बनाता है, यानी स्पर्म सेल बनाता है। ये जो है जनरेटिव सेल अदर एक बार फिर से डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाती है, देखो एक ये हो गया न्यूक्लियस, एक ये हो गया, सॉरी ये तो ये वाला न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देखो एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, दो न्यूक्लियस को ये कैरी करती हुई आगे बढ़ती है। और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वाला, हाँ ये वाला जो न्यूक्लियस है ये तो ट्यूब का ही न्यूक्लियस है, ट्यूब जैसे ही कंप्लीट होती है वो वैसे ही जैसे ही ओव्यूल तक पहुंचती है वो वहाँ पर डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है, ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ओव्यूल जो होता है वही सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओव्यूल कहाँ होता है, आप ये देखो, ये अभी तक आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरी ओवरी का है, ओवरी में आप देख रहे हो ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा हो गई और ये ओवरी हो गई, ठीक है। अब ये ओवरी के अंदर भी देखो आप इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं पेन का तो ईजिली समझ में आएगा आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो ये ओव्यूल्स बने हैं 1 2 3, थ्री की पूरी लेयर में ओव्यूल है, एक इस साइड एक उस साइड पे है, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल को देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। अब सिंगल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझोगे तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, न्यूक्लियोलस, एक होता है एम्ब्रियोसेक, ठीक। अब इसको हम तुम जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो ऐसे आप फिगर के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखो यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ये वाला है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये लेयरिंग हो रही है ऊपर से कवर करने के लिए एक लेयरिंग हो रही है। तो ये जो जितने कवर में होते हैं इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, है उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। एक हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, एक हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब दो एक तरह की कोडिंग होती है जो कवर करके रखती है ओव्यूल को, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब ये जो पूरा एक अंदर का जो सेफ्टी पर्पस है, मतलब जो सेफ है इसके अंदर की तरफ सेफ है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है, एक एक यहाँ पर होती है न्यूक्लियस, सेंटर पे होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और नीचे की साइड पे आप देख रहे हो 3 सेल्स हैं और यहाँ पर भी 3 सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और तीनों सेल्स में मतलब हर एक सेल में आपको एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड पे देखोगे ये वाला जो ओपन पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से इंटेग्यूमेंट को ओपन करने का काम करता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। यहाँ से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। और एंटर करते ही जब वो एम्ब्रियोसेक तक पहुँचती है तो एम्ब्रियोसेक के एंट्री पॉइंट में ही यहाँ पर एक होता है एग, एग सेल के 2 साथ की सेल होती है जिसको बोलते हैं हम सिनर्जिड सेल, मतलब एग सेल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए सिनर्जिड सेल होती है, यानी उसकी गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो पीछे के साइड पे होती हैं, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है उसमें एंटीपोडल सेल और जो ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, ये दोनों सेल, ये 2 सेल और ये 3 सेल, ये 3 सेल हो गई, ये 2 सेल्स हो गई, ये डीजनरेट हो जाती, खत्म हो जाती,
ठीक है, सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ एग बचता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बचता है। ये जो एग है वो हिट करता है मेल गैमेट से। अभी हमने यहाँ पर बात की थी, आप लोग देखो ध्यान से। अच्छा आप चलो चलो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर समझो, सिर्फ स्ट्रक्चर समझो। तो हमने क्या समझा, एक क्या है, एम्ब्रियोसेक है, उसके चारों तरफ इंटेगुमेंट लगे हैं, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और इस एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है सेंटर पे, और 3 ऊपर के साइड पे एंटीपोडल न्यूक्लियस, और 3 नीचे के साइड पे, उसमें से एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर आप गौर से देखो तो 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस पूरे एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं कंटेन 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। पूरी जो एम्ब्रियोसेक होती है उसमें 7 सेल होती हैं, 3 नीचे के साइड सेल हो गए, 3 ऊपर के साइड सेल हो गए, तो मतलब टोटल 6 हो गए। और एक ये पूरा एम्ब्रियोसेक ये हो गया 7 सेल। ठीक है, लेकिन आप न्यूक्लियस देखो तो 8 न्यूक्लियस है, 3 ऊपर न्यूक्लियस हो गया, 3 नीचे हो गए, 3 3 6। ठीक है, और ये यहाँ पर जो आप देखोगे न्यूक्लियस, जो बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस देखोगे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान से देखोगे आप, अगर किसी अदर फिगर में देखोगे तो उसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो इसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियोसेक जो होता है वो 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम समझ गए ओव्यूल हमारा कैसा होता है। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है, व्हेन पोलन ग्रेन लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट बिगिन जनरेशन। ठीक है, जैसे ही एक सुटेबल स्टिग्मा पर वो लैंड कर जाता है पोलन ग्रेन, तब वहाँ से ही उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ पर होता है, तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होता है। ठीक है, तो जब वो स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक स्टिकी टेक्सचर होता है जो कि पोलन ग्रेन को कैप्चर कर लेता है अंदर की तरफ, मतलब एक स्टिकी केमिकल रिलीज करती है स्टिग्मा, जिससे जो पोलन ग्रेन है वो थोड़ा सा कैप्चर होता है, अंदर की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो अंदर की जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होके वो बाहर की तरफ आने लगती है, एग्जाइन को ब्रेक करते हैं। ये चारों तरफ बाहर की तरफ एग्जाइन बनी है, उसको ब्रेक करके कहीं से वो निकल कर बाहर आ जाती है। और अंदर को जो जनरेटिव सेल है ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, 1 और 2। ठीक है, ये जो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, आप यहाँ पर देखो ये 2 न्यूक्लियस में इस तरह से डिवाइड हो गया, इनको बोलते हैं हम मेल गैमेट। और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, जो ट्यूब वाला न्यूक्लियस ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वाला है। ठीक है, ये अब इस तरह से इसका पूरा पोलन जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई पोलन ग्रेन जर्मिनेट। अब जर्मिनेशन जो स्टेज है आप फिर से देखो यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा अभी आपको। जर्मिनेशन पोलन ग्रेन का कैसा होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, और उसके अंदर का एक जनरेटिव न्यूक्लियस है सिंगल। ठीक है, और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस हैं अभी तक, सिर्फ एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पर भी देखो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जनरेटिव पीछे पीछे जा रहा है, वेजिटेटिव आगे आगे चल रहा है, वो ट्यूब न्यूक्लियस के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियस में। एक इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट को कैरी करता हुआ आता है ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, अब वो लेके आ रहा है, दोनों मेल गैमेट को लेके आ रहा है ट्यूब न्यूक्लियस। कहाँ पहुंचा, वो पहुंच गया कहाँ पर, वो पहुंच गया माइक्रोपाइल एरिया के, यानी कि ओव्यूल के अंदर पहुंच गया। जैसे ही ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा तो ये पोलन ट्यूब का काम खत्म हो गया वहाँ से। पोलन ट्यूब वाला जो न्यूक्लियस था ये वाला, वो वहीं से डिजनरेट हो जाएगा और ये मेल न्यूक्लियस दोनों एंटर कर जाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है, अभी जैसे एंटर करते हैं ना तो आगे वाला जो न्यूक्लियस है वो कर देगा, वो यहीं पर एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, और जो पीछे वाला न्यूक्लियस आ रहा था वो यहाँ के बीच के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। अच्छा देखो, अभी हमने बताया था आपको कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसको आप पहले समझो, यहीं पे बिल्कुल क्लियर कर लो पहले।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर न्यूक्लियाई जो होते हैं, यहाँ 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये वाला जो आया वो आ गया एग सेल से उसने हिट कर लिया, उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया, और जो पीछे वाला आया वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन कर लिया। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है 3 न्यूक्लियस के बीच, 1 2 3 न्यूक्लियस के बीच, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये डबल फ्यूजन है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है इसलिए डबल फ्यूजन, और यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही पोलन ट्यूब से कैरी किए हुए 2 मेल गैमेट लगातार एक के बाद एक फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही ओव्यूल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बाई न्यूक्लियर एक एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये बनाता है एंडोस्पर्म, जबकि ये वाला जो बनाता है ये बनाता है जाइगोट, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, ठीक है। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन जो अभी हमने बताया था वही चीज़ है, डबल फर्टिलाइजेशन में वही चीज़ आ रही है, बार बार वही चीज़ फिर से समझा रहे हैं हम। यहाँ से पॉलन ट्यूब से जो 2 मेल गैमेट निकल के आ रहे थे, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा था, जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंटर 2 न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पर एक ही ओव्यूल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई के बीच और एक मेल गैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो ट्रिपल फ्यूजन है, मतलब वहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं साथ में, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उससे एंडोस्पर्म बनता है, और जो न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस का एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है उससे बनता है क्या, जाइगोट, ठीक है। यानी कि वन स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो रहा है, जाइगोट बना रहा है, ठीक है, और एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। और अदर स्पर्म जो है, यानी अदर जो मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है। यहाँ पर डिप्लॉइड सेल बन रही है, यहाँ ट्रिप्लॉइड सेल बनती है जिसमें एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन का काम करता है और एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 2 स्पर्म सेल फ्रॉम पोलन ग्रेन फर्टिलाइज्ड 2 डिफरेंट फीमेल गैमेट विद इन न्यूक्लियोर, ठीक है। मतलब एक ही ओव्यूल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ और एक होता है एग सेल के साथ। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ओके। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस होते हैं फ्लावर में। अब देखो फ्लावर में क्या चेंजेस होंगे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर देखो पेटल्स का काम खत्म। पेटल्स किस लिए थे, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थे, ठीक है। और अंदर के जितने भी मैस्कुलाइन और जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए थे, ठीक है। अब उनमें फर्टिलाइजेशन हो गया है इसलिए उनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पेटल्स सेपल्स पूरे पूरे वो ख़त्म हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं। तो वहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ पर पेटल्स का सेपल्स का कोई काम नहीं है, स्टेमन का भी कोई काम नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओवरी बचती है। बाकी प्लांट के जितने भी पार्ट फ्लावर के होते हैं वो सब के सब गिर जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पेटल्स क्या हो गई, वेल्ट हो गई, खत्म हो गई, और सीड डेवलप हो गया। जो ओवरी है वहाँ पर सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ओवरी में सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्लांट में एम्ब्रियो बन जाता है और फिर वहीं से फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है उसी ओवरी से, और एक फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या बनती है। जैसे ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है, ओवरी वाल है वो पेरिकार्प बना लेते हैं। पेरिकार्प मतलब जैसे एक मैंगो है, मैंगो का जो साइड का जो कवरिंग पार्ट है मतलब जो छिलका है उसका वो क्या है, पेरिकार्प है। ओव्यूल क्या बना लेता है,
ओव्यूल क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। उसके जो प्लेसेंटा होते हैं वो स्टार्क और सीड का जो स्टार्क है वो बना लेता है, ठीक है। और इंटेग्यूमेंट्स जो है वो सीड के कोट बना लेते हैं, ठीक है। और एग सेल्स है वो एम्ब्रियो बना लेती है। एंटीपोडल सेल्स क्या बनाती है, डाइसोर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब कुछ भी बना लेती है, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर की क्या कंडीशन होती है, क्या चेंजेस होते हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर छोटा सा था, कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। या फिर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, कुछ पॉइंट अलग से दे रखा है, तो आप प्लीज़ बताइए उसको, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।